युद्ध के लिए सभी तैयार रहते हैं। बहुत जल्द ही युद्ध भूमि के लिए राजकुमारों और राजकुमारी दामिनी प्रस्थान करने वाले थे। रानी कलावती उन सभी के युद्ध भूमि में जाने से पहले तिलक करती है। राजकुमार पृथ्वी उदय और आदवेद का तिलक रानी कलावती करती है। वो सभी रानी कलावती और महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। विजय भवा पुत्रो। रानी कलावती राजकुमारी दामिनी को तिलक करती है। राजकुमारी दामिनी भी कलावती के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। रानी कलावती ये देखकर ही हैरान जाती, क्योंकि आज से पहले कभी भी दामिनी ने रानी कलावती के सामने सर नहीं झुकाया था। दामिनी का व्यवहार रानी कलावती के लिए हमेशा रूखा ही रहा था, लेकिन आज जो दृश्य रानी कलावती देख रही थी, इससे महाराज भी देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें इस बात की खुशी भी होती है कि धीरे धीरे दामिनी का व्यवहार रानी कलावती के लिए बदल रहा है। रानी कलावती प्यार से दामिनी के सिर पर हाथ रखे कहती हैं, विजय भवा पुत्री। राजकुमार आदवेद महाराज से कहते हैं, महाराज अब हमें युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करना है, आज्ञा दीजिए। विजय भवा। हमें पूर्ण विश्वास है आप सभी विजय होकर ही लौटेंगे। महादेव आप सभी का मार्गदर्शन करें। महाराज उन सभी को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते हैं। यहाँ राजकुमारी मैथिली भी बाकी लोगों के साथ युद्ध भूमि के शिविरों में जाने की तैयारी करती है। उनके पास एक दासी रहती है, कुछ आवश्यक सामग्री एकत्रित करने हेतु उनकी सहायता करती है। दासी सारी सामग्री ध्यान पूर्वक रखे जाएंगे और स्मरण रहे कोई भी आवश्यक सामग्री छूटनी नहीं चाहिए। और हाँ हेमा, आप जाकर राजकुमारी धरा को बुला लीजिए, वो हमारी साथ चलना के लिए जिद कर रही है। यहाँ राजकुमारी धरा महल के ऊपरी गलियारों में अकेली खड़ी हुई थी। कंधे पर जाना पहचाना स्पर्श से उनकी आंखों से आंसू रुक न पाए। आप वापस तो लौट आएंगे न पृथ्वी? ये क्या धरा, आप हमें आंसुओं के साथ विदा करेगी? धरा के चेहरे को अपनी हथेली में भरकर राजकुमार पृथ्वी कहते हैं, पहले आप हमें वचन दीजिए राजकुमार, आप सुरक्षित वापस महल लौटेंगे, वचन दीजिए हमें। धरा रुंधे गले से राजकुमार पृथ्वी से कहती हैं, ठीक है, हम वचन देते हैं राजकुमारी धरा, हम सबसे पहले आपके पास ही लौटेंगे। उसके बाद हम आपका हाथ आपके पिताजी से विवाह के लिए मांगेंगे। अब तो आप खुश होगी ना? धरा शर्माते हुए पृथ्वी के सीने से लग जाती हैं। राजकुमार पृथ्वी भी धरा को अपनी बाहों में भर लेते हैं। धरा अब हमें जाना होगा और आप हमें वचन दीजिए, हमारे जाने के बाद आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आने चाहिए। राजकुमार पृथ्वी धरा की भीगी पलकों को चूमते हुए उससे विदा लेते हैं। वही धरा की आंख एक बार फिर नम हो जाती हैं। यहाँ युद्ध के लिए सभी प्रस्थान कर चुके थे। राजकुमारी मैथिली भी महल के कुछ दास दासियों के साथ युद्ध भूमि के शिविरों में जाने के लिए प्रस्थान करती है। मैथिल रानी कलावती महाराज से आज्ञा मांगती है, पिताजी महाराज हमें आज्ञा दीजिए। उचित है पुत्री, तुमने बहुत नेक विचार किया है, हम सदैव तुम्हारे निर्णय के साथ है। महाराज आशीष देते हुए कहते हैं। राजकुमारी मैथिली किसी को ढूंढते हुए दासी से कहती है, राजकुमारी धरा अभी तक नहीं आई, हम यहाँ हैं जी जी। राजकुमारी मैथिली धरा की नम हुई आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखती है। महल के कुछ दास दासियों के साथ राजकुमारी मैथिली और धरा युद्ध भूमि के शिविरों में जाने के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। मैथिल और धरा साथ ही महल के बग्घी में जा रहे थे। मैथिल का मन किसी गहरे आशंका में डूबा हुआ था। वो जितना भी चाहे खुद को कार्यों में व्यस्त रखती, लेकिन उसका मन पल पल में विचलित हो उठता है। वो बागी चलाने वाले सेवक को कहती हैं, सेवक बग्घी शीघ्रता से युद्ध भूमि ले चलो, हमें अति शीघ्र ही पहुंचना है। जी राजकुमारी जी। सेवक राजकुमारी मैथिली के आदेश मानते हुए बग्घी तीव्रता से ले जाता है। यहाँ राजकुमारी मैथिली को विचलित देख राजकुमारी धरा उससे कहती है, जी जी क्या हुआ, आप इतनी विचलित क्यों प्रतीत हो रही है? पता नहीं धरा, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। जब भी युद्ध का विचार मन में आता है, हमारा हृदय ही कांप उठता है। राजकुमारी मैथिली हृदय में हाथ रखे कपकपाती हुई आवाज में कहती हैं, जी जी ऐसा क्यों कह रही है आप? कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं होने वाला? राजकुमारी धरा मैथिली के घबराए हुए चेहरे को देखती है। धरा हम कुछ भी समझने में असमर्थ हैं, हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना है।
राजकुमारी मैथिली घबराते हुए कहती है, जीजी आप शांत हो जाए, हम शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। धरा मैथिली को आश्वासन देते हुए कहती है। यहाँ महल में महाराज चंद्रभान कक्ष में चहलकदमी करते हैं। इस समय उनके चेहरे पर परेशानी की लकीर उभर आई थी। वो बार बार कक्ष के द्वार की ओर देखते हैं। तभी एक सेवक आता हुआ उन्हें सूचना देता है, महाराज, राजगुरु योग मुद्रा से लौट आए हैं और आपको शीघ्र ही उनके कक्ष में आने का निवेदन किए हैं। क्या उचित है? हम अभी राजगुरु से मिलना चाहते हैं, और स्मरण रहे इस समय हमें किसी भी प्रकार की विघ्न नहीं चाहिए। महाराज सेवक को सख्त हिदायत देते हुए राजगुरु जी के कक्ष की ओर जाते हैं। राजगुरु जी महल की दशा देखते हुए उनका मन अशांति से घिरा हुआ था। उन्हें योग मुद्रा में बैठे 2 दिन बीत गए थे। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था। आज 2 दिन के पश्चात उन्होंने अपने नेत्र खोले थे। नेत्र खोलते ही सबसे पहले वो महाराज से मिलना चाहते थे। महाराज चंद्रभान 2 दिनों से अत्यंत विचलित थे और राजगुरु जी से अति शीघ्र ही मिलना चाहते थे। राजगुरु जी के कक्ष में प्रवेश करते ही उन्हें अत्यंत चिंतित अवस्था में देखते हैं। महाराज से रहा नहीं गया, वो उनके चिंता का कारण पूछ बैठे। प्रणाम राजगुरु। हम इससे पहले कि महाराज आगे कुछ कह पाते राजगुरु कह उठे, ये युद्ध रोशनी महल में विनाश लेकर आएगा महाराज। गुरुदेव अत्यंत चिंतित स्वर में कह उठे, विनाश? गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? गुरुदेव के मुख से अनिष्ट शब्द सुनते ही महाराज का हृदय कांप उठा। वो गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। आपके विचलित मन की दशा का कारण यही है महाराज। इस युद्ध में बहुत कुछ अनिष्ट होने वाला है। घोर विपदा आपके रोशनी महल में मंडरा रही है। विनाश निश्चित है महाराज। गुरुदेव किसी शून्य को ताकते हुए सदमे हुए भाव में कहते हैं। गुरुदेव हम तो आपके पास अपने विचलित मन की व्यथा सुनाने आए थे, आपने इसे अनिष्ट का कारण बता दिया। हे गुरु, ऐसा क्या अनिष्ट होने वाला है हमारे महल में जिस आप जैसे महान देव नहीं रोक सकते? महाराज राजगुरु के चरणों में गिरकर हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं। नियति को कोई नहीं रोक सकता महाराज। भगवान स्वयं महादेव भी नियति के हाथों बंधित थे। हम तो केवल मनुष्य हैं। हम भविष्य से अवगत करा सकते हैं, उन्हें रोक नहीं सकते। यही प्रकृति के नियम है महाराज। गुरुदेव महाराज को नियति के नियम से अवगत कराते हैं, लेकिन महाराज चंद्रभान गुरुदेव के मुख से अनिष्ट सुनते ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। गुरुदेव हम अभी ये युद्ध स्थगित कर देने का आदेश देते हैं। चाहे हमें राजा शमशेर के अधीन ही क्यों न होना पड़े, हम अनिष्ट होने से रोक देंगे। हाँ, हम अभी आदेश जारी करते हैं। महाराज चंद्रभान अपने नियंत्रण से खो चुके थे। उनके मस्तिष्क में अपने महल में होने वाले अनिष्ट को किसी भी हाल में रोकना चाहते थे, जिससे वो तेजी से लड़खड़ाते हुए कदमों से गुरुदेव के कक्ष से जाने लगते हैं। यहाँ गुरुदेव जाते हुए महाराज को दुखी स्वर में कहते हैं, आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले महाराज, नियति को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हे महाकाल रक्षा कीजिए। कहते हुए गुरुदेव की आंखें सदैव के लिए बंद हो जाती हैं। युद्ध भूमि में दोनों पक्ष आमने सामने थे। शेरावत साम्राज्य के राजा शमशेर अपनी बड़ी सेना के साथ युद्ध भूमि में पूरी तैयार थे। वहीं रणथंभौर के भावी राजा राजकुमार पृथ्वी भी अपनी पराक्रमी सेना के साथ युद्ध भूमि में मुकाबला के साथ तैयार थे। रणथंभौर की सेना का नेतृत्व राजकुमार आदवेद कर रहे थे, वहीं राजकुमारी दामिनी और राजकुमार पृथ्वी युद्ध में अहम भूमिका निभा रहे थे, जो सेना के बीच में थे, जहां से सीधी रेखा में राजा शमशेर अपनी सेना के साथ खड़ा था। शंखदान शुरू होते ही युद्ध आरंभ हो जाती है। दोनों पक्षों के सेना आपस में भिड़ जाते हैं। युद्ध भूमि में रक्तपात होनी शुरू हो चुकी थी। रणथंभौर के सेना शेरावत साम्राज्य के एक एक सैनिकों को मार गिरा रहे थे। वहीं शेरावत के राजा शमशेर भी उनकी सेना पर भारी पड़ रहे थे। कुछ घायल सैनिकों को शिविरों में लिया जाता है, जहां राजकुमारी मैथिली और धरा मिलकर उनका उपचार कर रहे होते हैं। राजकुमारी मैथिली के लिए ये सब पहली बार था। वो इतने रक्तपात होते सैनिकों को देख दिल दहल जाती। अगर सैनिकों का ये हाल है तो न जाने युद्ध भूमि में कितने रक्तपात हो रहे होंगे। मैथिली का सोचना बिल्कुल सही था। युद्ध का आरंभ रक्तपात से ही होता है और अंत भी रक्तपात में समाप्त होती है। युद्ध से सृष्टि में हानि ही हुई है।
आदवेद और सेनापति विधान के नेतृत्व में युद्ध उनके पक्ष में चल रही थी। धीरे धीरे वो शेरावत साम्राज्य के सैनिकों को मार गिरा कर आगे बढ़ रहे थे। वहीं दामिनी और राजकुमार पृथ्वी शेरावत के राजा शमशेर की ओर आगे बढ़ रहे थे। राजा शमशेर के सभी जाबाज बहादुर सेना धीरे धीरे कम पड़ती जा रही थी, जिसके कारण वो बौखला चुका था। अपनी हार को आंखों के सामने देख उसका मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा था। वो अपने ही सैनिकों को लताड़ लगा रहा था। यहाँ मौके का फायदा उठाकर राजकुमार पृथ्वी और राजकुमारी दामिनी राजा शमशेर को दबोच लेते हैं। राजकुमार आदवेद उदय और सेनापति विधान सैनिकों से उलझे हुए रहते हैं ताकि उनके राजा तक वो पहुंच न सके। यहाँ राजा शमशेर अपने को पूरी तरह विवश समझ लेते हैं। तुम्हारी हार अब निश्चित है राजा शमशेर, राजकुमार पृथ्वी उस पर तलवार गड़ाए कहते हैं। और तभी अचानक से पलक झपकते ही राजा शमशेर अपनी तलवार से खुद ही गर्दन पर वार कर लेता है और उसका शरीर ढीला पर जमीन पर गिर जाता है। राजकुमार पृथ्वी और दामिनी राजा शमशेर की युद्ध भूमि में ही आत्महत्या करते देख चौंक पड़ते हैं। बहुत अहंकार था इसे अपनी साम्राज्य की ताकत पर, और जब इसकी हार निश्चित हो गई तो काय की भांति युद्ध भूमि में आत्महत्या कर गए। एक तुच्छ नजर दोनों राजा शमशेर पर डालते हैं और युद्ध में अपनी जीत का ऐलान करते हैं। पर ये जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह जाती है। दामिनी राजा शमशेर की शव को देख ही रही थी कि एक उड़ता हुआ बाज उस शव पर बैठ गया। उस बाज की आंखें लाल थी और देखते ही देखते वो दामिनी के कंधे पर बैठ जाता है। दामिनी उस बाज के आने पर जैसे सम्मोहन सी हो गई हो। उस बाज का अचानक से उसके पास चले आना उसके लिए कोई हैरानगी की बात नहीं रही। धीरे धीरे वो बाज अपनी सूचना दामिनी के मस्तिष्क में जाल बना रही थी, जैसे वो कुछ कह रही हो। राजकुमारी दामिनी, ये सही अवसर है अपनी राज सिंहासन पर अधिकार जमाना। उस राज सिंहासन पर केवल आपका ही अधिकार है, उसे हर हाल में अपने हाथ से छूटने मत दीजिए। आप भूल गई वो अपमान आपकी स्त्री होने का जो राजकुमार पृथ्वी ने कहा था। अगर आज आपको राज सिंहासन अपने नाम नहीं किया तो सदैव के लिए एक अबला स्त्री बनकर ही रह जाएगी। जाए राजकुमारी, अपने हाथों से राजकुमार पृथ्वी पर वार कीजिए, उन्हें हमेशा के लिए अपने मार्ग से हटा दीजिए। जाए राजकुमारी, आपका राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शीघ्र ही निर्णय लीजिए राजकुमारी। वो बाज दामिनी पर सम्मोहन कर चुका था। दामिनी के कानों में सिर्फ बाज की कही गई बातें ही सुनाई दे रही थी। वो अपनी सर ऊपर करती है और दामिनी का चेहरा किसी भयानक जानवर सा प्रतीत हो जाता है। उसकी आंखें लाल, चेहरा क्रूर और हिंसक नजर आने लगता। वो अपनी लाल आंखों से राजकुमार पृथ्वी पर नजर डालती है और एक क्रूर हंसी उसके चेहरे पर रहती है। कहानी जारी रहेगी। कहानी से कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।